मसान। मसान वो स्थान है जहाँ शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, मगर मेरे लिए मसान एक दूसरी दुनिया के द्वार की तरह है, जहाँ लोग इस दुनिया से दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं और अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। पर कुछ आत्माएं इतनी उग्र होती है, इतनी तामसिक होती है कि वो मसान के द्वार में ही छुपी रह जाती है। उन्हें दूसरे लोगों को दुख और दर्द देने में आनंद आता है। ऐसी तामसिक आत्माएं अपने आहार के लिए दूसरे जीवित लोगों की आत्माओं से ऊर्जा लेते हैं और ये आत्माएं मसान में ही रहती है। ये मसान के शैतान होते हैं, मसान के खूनी पिशाच होते हैं। मेरा नाम अभिनव है। शायद आपको मेरा नाम याद होगा। करीबन 1 साल पहले मैंने इसी चैनल के माध्यम से अपनी एक कहानी शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको 3 दोस्तों की आप बीती सुनाई थी, जिनमें उन्होंने मुझे एक बहुत ही भयानक काम करने को कहा था, आत्मा को बुलाने का काम। और उस कार्य को करते समय हमारे साथ एक बहुत ही भयानक खेल शुरू हो गया था, जिसमें एक दोस्त की जान जाते जाते बच भी गई थी। तो आज मैं आपको ऐसा ही एक और किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, एक भयानक और बहुत ही डरावना हादसा। मैं आज भी मानता हूँ कि मैं आत्माओं को महसूस कर सकता हूँ, उनसे संपर्क कर सकता हूँ, और इसी कारण मैंने उन 3 अनजान दोस्तों की मदद भी की थी। अगर आपने मेरा वो किस्सा नहीं सुना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, लेकिन उस कहानी को सुनने से पहले आप आज के अनुभव को पूरा ज़रूर सुने। बात उन दिनों की है जब देश में अचानक से लॉकडाउन लगा था। सब कुछ एकदम से थम गया था और मैं अपने गांव के घर में फंसा हुआ था। मेरे गांव का घर वैसे काफ़ी बड़ा है और इसलिए घर में किसी को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। अब शहर में जितने सख्त नियम थे उतना गांव में नहीं था। लोग पानी भरने के बहाने एक दूसरे से मिलते थे, अपने अपने खेतों में जाया करते थे, बस एक दूसरे के घर में ज़्यादा जाते नहीं थे। तो एक शाम मेरे चाचा चाची खेतों से वापस आए थे और चाची तब मेरी माँ को कुछ बता रही थी। गांव में उनके पहचान की एक औरत है जिसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। पिछले 7-8 दिनों से तो वो अपने बिस्तर से भी उठी नहीं है। लगता है कि कुछ ही दिनों में मर जाएगी। लोग कहते हैं कि उसे कोरोना हुआ है, पर आज खेतों में कुछ औरतें कुछ अजीब ही बात कर रही थी कि उसे बाहर की हवा लगी है, कोई बाहर की बाधा हुई है। अब ये शब्द सुनते ही मेरी उत्सुकता जाग गई और मैं कान देकर उनकी सारी बातें सुनने लगा। बेचारी, उसकी हालत इतनी खराब है कि क्या कहे। कोरोना के कारण मदद के लिए कोई जाने को तैयार ही नहीं है। उसके पति ने तो अब आशा ही छोड़ दी है। मेरी माँ ने चाची से कहा, उसे तो 6-7 साल की एक बेटी भी है ना? चाची ने फिर से दुख भरे स्वर में माँ को बताया, हाँ, और अभी अभी लॉकडाउन से पहले वो फिर से माँ बनी है। इस बार भी उसे लड़की ही हुई है और वो तो सिर्फ 6 महीने की है। भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखलाता है ना। मेरी चाची की और माँ की बातें सुनकर मेरा उस विषय में कुतूहल जाग उठा। मुझे भी वो सब सुनकर दुख हुआ, काफ़ी दुख हुआ। मैं भी थोड़ा सरक के उनके पास बैठ गया और चाची से पूछा, चाची, ये आप किसके बारे में बात कर रही हो? मतलब ये किसके साथ और कहाँ हुआ है? माँ ने तब गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैंने फिर पूछा, अरे चाची बताओ तो। चाची ने तब मुझे बताया, अरे बेटा, जिन्हें तुमने परसों पानी पिलाया था ना, वो जो हमारे पीछे के खेतों में काम कर रहे थे। मैंने चाची की बात को आगे जोड़ते हुए कहा, जिनकी बच्ची उस दिन हमारे यहाँ आंगन में खेल रही थी वो? हाँ, वही अशोक भैया। उन्हीं की पत्नी के साथ ये सब हो रहा है। चाची की बात सुनते ही उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। कुछ दिन पहले ही मैंने उन्हें खेतों में काम करते हुए देखा था। उनकी छोटी लड़की भी उस दिन कड़ी धूप में उन्हें मदद कर रही थी। वो दोनों 1-2 बार कुछ लेने हमारे घर भी आए थे, पर तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। पर चाची की बात सुनते ही मेरी नज़रों के सामने अशोक भैया का चेहरा आने लगा। पूरे दिन वो खेतों में काम कर रहे थे, पर मैंने जब भी उन्हें देखा, दुख की एक भी लकीर उनके चेहरे पर नहीं थी। ये सब सुनकर अब मैं सोचने लगा था कि मैं इस विषय में क्या कर सकता हूँ, पर मेरे लिए यह भी महत्वपूर्ण था कि मैं अपने घर वालों को इसके बारे में कुछ न बताऊं। मुझे सब गुप्त तरीके से करना था। तो मैं तुरंत अलग कमरे में चला गया और एक कागज़ निकाल कर उस पर अशोक भैया के बारे में लिखने लगा। मैं रात भर सोचता रहा, पर सबसे पहले मेरे लिए ये जानना ज़रूरी था कि उनके साथ जो भी हो रहा था
वो कब और कैसे शुरू हुआ था। दूसरे दिन सुबह होते ही मैं तैयार होकर घर से बाहर निकल गया। उस वक्त सूरज पूरी तरह से उगा भी नहीं था, पर मैं जॉगिंग के बहाने घर से निकल पड़ा था। जाते जाते मैं अशोक भैया के घर के पास से गुजरा। घर का दरवाज़ा बंद था। घर के पीछे से भी मैं काफ़ी बार गुजरा। वहाँ का भी दरवाज़ा और खिड़की बंद थी। मैंने उनसे कभी इतनी बात भी नहीं की थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उनके घर जाकर उनसे बात करूं। मैं फिर अपने घर चला गया। दिन भर मैंने उनका इंतज़ार किया। लगा कि अगर वो खेतों में आ गए तो मैं उनसे किसी बहाने बात कर लूँगा, पर वो भी नहीं हुआ। दिन भर में मैं न जाने कितनी बार कोई बहाना बनाकर उनके घर के आसपास से गुजरा था, पर एक बार भी उनका घर का दरवाज़ा खुला दिखाई नहीं दिया। घर पर ताला भी नहीं था। लगा कि शायद कोरोना के कारण कोई घर के बाहर आता ना होगा। और बाद में चाची से मुझे पता चला कि उनकी पत्नी के बीमारी के कारण गांव वालों ने उन्हें घर के बाहर एक स्कूल की इमारत में रहने के लिए कहा है। और ये सुनते ही मुझे फिर से आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। शाम को मैं फिर चुपचाप घर से बाहर निकला। इस बार माँ ने मुझे टोका, क्या है, बार बार बाहर क्यों जा रहा है, पता है ना बाहर कोरोना है। मैंने तब शांति से उसे जवाब दिया, अरे बस आखिरी बार बस थोड़ा घूम कर आता हूँ, बस थोड़ी शुद्ध हवा लेने जा रहा हूँ। पर माँ मुझ पर चिल्ला उठी, पागल तो नहीं हो गया, दिन में ये 8वीं बार है जो तू ताज़ी हवा खाने बाहर जा रहा है, और अब हम शहर में नहीं है, यहाँ हर जगह की हवा ताज़ी है, तूने क्या पागल समझा है मुझे। माँ के उत्तर से मेरा मुंह बंद हो गया, पर फिर भी मैं जल्दी से आता हूँ ऐसा कहकर वो मुझे रोक सके उससे पहले ही मैं चौखट से बाहर कूदकर आगे चला गया, और वो मुझे पीछे से बस गुस्से से देखती रही। उस समय सांझ हो गई थी। हालांकि इस वक्त गांव इलाकों में बहुत चहल पहल होती थी। लोग खेतों से वापस घर जाने निकलते थे। पालतू जानवरों की आवाज़ें आती थी। लोग रास्ते से जाते जाते एक दूसरे को पुकारते थे, हालचाल पूछते थे, और वहीं रुककर थोड़ा पानी पीते थे, और फिर पानी के बहाने चाय भी हो जाती थी। और उसके बाद अंधेरा होते होते लोग अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ते थे। पर आज ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब लॉकडाउन के बाद से सब जैसे थम सा गया था। रास्ते पर जाते ही मुझे आसपास का शांत माहौल महसूस हुआ। गांव से होते हुए मैं स्कूल की इमारत की तरफ जाने लगा। स्कूल की इमारत तब गांव से बाहर जाते रास्ते पर अंदाजन आधा किलोमीटर दूर थी। आसपास सब तरफ खेत वगैरह और खाली जमीनें थी। कुछ लोग थे जो खेतों से अपने अपने घरों को लौट रहे थे, पर उनकी संख्या काफ़ी कम थी। और अब तो लोग बात करने के बजाय बस दूर से मुस्कुरा देते थे। कुछ देर चलने के बाद मैंने देखा कि सूरज पश्चिम में उतर चुका था। दूर खड़े ऊंचे पहाड़ों ने उसे अपने पीछे छुपा लिया था, और एक लाल पीली रोशनी आसमान में सबसे आखिरी परत में फैली हुई थी। अंधकार होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा था। परछाइयाँ अंधेरे में घुल सी गई थी, और पहाड़ों की तरफ देखते हुए